उन दो बच्चियों से जो ये इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई, उसके बाद हमारे पास अब तक टोटल 21 विक्टिम सामने आ चुके हैं। 21 बच्चे हमारे सामने आ चुके हैं। इन बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में है। कह रहा हूँ कि 21 बच्चे ऐसे हैं जिसमें जो हमारे सामने हैं, 15 उसमें फीमेल्स हैं, 6 मेल्स हैं ना। ये अब तक उसमें कुछ बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट्स भी किए। 4 सुसाइड अटैम्प्ट्स ऐसे हैं जो रिपोर्टेड हैं अभी। आज मैं एसआईटी की तरफ से एक केस के बारे में आप सभी को ब्रीफ करना चाहूँगा। काफ़ी टाइम से इस केस की काफ़ी चर्चा चल रही है और आप सभी लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में जानना भी चाह रहे हैं। और आई डोंट थिंक अरुणाचल में पहले कभी देखा गया हो जिस तरीके के हीनियस ऑफेंसेस लगातार किए गए हैं। तो उसके बारे में मैं एक बार आपको ब्रीफ करूँगा। बेसिकली जो केस की मैं बात कर रहा हूँ वह मोनेगोंग का एक केस जो लास्ट ईयर रजिस्टर हुआ था नवंबर में, रिगार्डिंग चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट। कंप्लेंट सबसे पहले ये आई थी कि 2 बहनें हैं, ट्विन सिस्टर्स हैं, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। वो एक हॉस्टल में रहती थी, तो उनके हॉस्टल के जो हॉस्टल वार्डन थे उन्हीं ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। इनिशियल कंप्लेंट ये थी। 1 नवंबर 2022 की ये बात है जब ये पहली बार इन्फॉर्मेशन आई थी। उसके बाद एक केस रजिस्टर हुआ पीएस तातो में, जिला शियोमी, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वहाँ टेकअप हुई। फिर डिसीजन ये हुआ गया कि ये केस एसआईटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसके कुछ दिनों बाद नवंबर में ही वो केस एसआईटी में ट्रांसफ़र किया गया और वो केस हमने इंडोर्स किया हमारी डीवाईएसपी एसआईटी मोहित बसर कमनक मैडम को, जिन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। केस के बारे में जो फर्स्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है कि इस केस के अक्यूज़ड हैं हमारे एक इंडिविजुअल जिनका नाम है युमकिन बागरा, जिनकी अभी उम्र 33 साल है और वो मोनेगोंग के एक स्कूल में हॉस्टल वार्डन है। वो वहाँ 2014 से 2022 तक रहे हैं, ये उनका टेन्योर रहा है। और इस पूरे टेन्योर में और भी बहुत विक्टिम्स हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे टेन्योर में वो हॉस्टल जो है वो बेसिकली एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए है। जो हमारे पास बच्चे आए हैं वो उनकी अब उम्र कईयों की 19 साल हो गई है, कईयों की 20 साल 21 साल हो गई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे विक्टिम्स भी हैं जिन्होंने जो शादी कर लिया, जिनकी खुद की एक फैमिली है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन हम चाहते तो उन्हीं 2 बच्चों की जो कंप्लेंट आई है, उन्हीं 2 बच्चों की कंप्लेंट पे केस रजिस्टर करके अक्यूज़ को अरेस्ट करके तभी की तभी चार्जशीट कर सकते थे। बट हमारा इंटेंट वो नहीं था। हमारा इंटेंट था कि अगर ये ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है और 2 बच्चियां बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से हमारे सामने आई हैं अपनी फैमिलीज़ के थ्रू, तो ये पूरा जो भी रैकेट इन्होंने जो अक्यूज़ उन्होंने रन किया है, जो भी लगातार ऑफेंसेस साल दर साल ये करता है, हम हर एक की जड़ तक पहुँचे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 21 बच्चे ऐसे हैं जिसमें जो हमारे सामने हैं, 15 उसमें फीमेल्स हैं, 6 मेल्स हैं जो अभी हमारे पास सामने आए। और भी कई सारे विक्टिम होंगे। पहले भी हमने अपील किया है और हम आज भी दिली अपील करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके साथ इस तरीके के असॉल्ट्स एक्टिविटीज़ हुए हैं वो प्लीज़ सामने आए। उनकी आइडेंटिटी हम सीक्रेट रखेंगे, रिवील नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ जो ऑफेंस हुआ है एक मौका हमें दीजिए कि हम आपको उसके लिए जस्टिस दिला सकें। इन बच्चों के साथ इनमें से 6 ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ एज़ पर लीगल टर्मिनोलॉजी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट हुआ है। मतलब इनके साथ लगातार जो कॉमन पार्लेंस में रेप कहा जाता है, तो उस तरीके के असॉल्ट्स इनके साथ हुए हैं। उसके अलावा बाकी लोग ऐसे हैं, मेल्स फीमेल सब मिला के, जिनके साथ मोलेस्टेशंस हुए हैं, जिनकी बॉडी का दुरुपयोग किया गया है। और इसमें कई विक्टिम्स ऐसे हैं जिनको अक्यूज़ ने यूज़ किया अपनी बॉडीली प्लेजर्स के लिए, जैसे कि उनके अक्यूज़ के प्राइवेट पार्ट्स को
स्ट्रोक करना, उसको प्लेजर देना। इवन ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जिसके अंदर कुछ सेक्सुअल एक्ट्स फोर्सिबली परफॉर्म किए गए अक्यूज के द्वारा, जिसके अंदर मोर देन वन चाइल्ड विक्टिम वाज प्रेजेंट एट द स्पॉट। तो 2-3 बच्चे भी थे एक साथ, जिसमें उनके साथ जब यौन शोषण हो रहा था। इसके अलावा बच्चों पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा उनके बॉडीली सैंक्टिटी को और भी कई तरीके से वायलेट किया गया। छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही अश्लील किस्म की पोर्नोग्राफिक मूवीज़ दिखाई गई हैं। हमें बहुत सारी रिकवरीज हुई हैं, क्योंकि मैडम ने एक टीम लीड की जो बहुत डीप इस इन्वेस्टिगेशन में गए हैं। तो मैं वहाँ से फ़ोन्स रिकवर हुए, वीडियो क्लिप्स रिकवर हुए हैं पोर्नोग्राफिक। फिर हमें वहाँ से प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कॉन्डम्स और ये सब भी हमें वहाँ से रिकवर हुए हैं। और जो ये तो हमारा सोचना है कि इनका टेन्योर 2014 से 2022 का रहा है, तो कितने और बच्चे होंगे, क्योंकि हमारे पास जो अर्लीस्ट नोन इंसिडेंट जो हमारे सामने आया इन 21 बच्चों में से, वो है 2019 का। तो 19 से 22 के ही इन्हीं सालों में हमारे पास 21 विक्टिम हैं। इनके पहले के भी विक्टिम्स होंगे जो अभी हमारे सामने नहीं आए हैं। हमने जो अटेम्प्ट किया है उससे हम अभी 21 लोगों का ही सिर्फ पता लगा पाए हैं। उसके बाद जब ये बातें सामने आई तो अक्यूज़ ने काफ़ी ट्राई किया एस्केप करने का, छुपने का। काफ़ी कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद वो भी पकड़ा गया, और उनको पनाह देने में, उनको हार्बर करने में भी एक ओ पर्टिन नामक एक व्यक्ति का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो उसको भी हमने बुक किया है हार्बरिंग ऑफ अ क्रिमिनल में। तो आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग अरेस्टेड हैं, केस भी चार्जशीट हो चुका है, और केस पे ऑनरेबल कोर्ट ने चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं। तो हार्बरिंग के लिए जो जिस पे हमने चार्जेस लगाए थे उस पे हार्बरिंग का चार्ज फ्रेम हो गया है कोर्ट द्वारा। और जो हमारे अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट का, मोलेस्टेशन का और वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी और पॉक्सो 6, 8, 10, 12 पॉक्सो 376 AB 376 3 इन सब के आईपीसी, इन सब में उनके खिलाफ चार्जेस भी फ्रेम हो चुके हैं। हमने भी कोर्ट से ये अपील की है, ऑनरेबल कोर्ट से, कि इसका जितनी जल्दी हो सके हम ट्रायल कराएं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ऑनरेबल कोर्ट द्वारा जो अक्यूज्ड है उनको बेल दे दिया गया है। सो ही इज़ आउट राइट नाउ। हमारा यही अपील है, उम्मीद है, और हम अपने तरीके से अपना व्यू प्रेजेंट भी कर रहे हैं कि केस चार्जशीट भी हो चुका है, चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें ट्रायल कंडक्ट किया जाए। जो बच्चे इसके विक्टिम्स हैं जो हमारे सामने आए हैं, देखिए कुछ ऐसे मेंटल स्कार्स उनके ऊपर हैं जो शायद आज कल में इतनी जल्दी शायद ना भी ठीक हो सकें। उनके लिए लगातार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। उनके सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके पेरेंट्स को भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की और सोसाइटल हेल्प की ज़रूरत है कि ये वो सामने आए हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये एक उनके लिए सोसाइटल स्टिग्मा ना बन जाए। इसमें भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी मदद लूँगा मैं, कि जैसे भी आप इस स्टोरी को प्रेजेंट करें, इतनी मुश्किल से कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से सबसे पहले ये चीज़ शेयर करता है, उसके बाद उतनी ही ज़्यादा मुश्किल से वो पेरेंट्स आके पुलिस के पास किसी तरीके से ये चीज़ शेयर कर पाते हैं, और फिर उन्हीं बच्चों का मेडिकल करवाना, उन्हीं बच्चों का मजिस्टीरियल स्टेटमेंट करवाना, ये सब खुद में ही बहुत ज़्यादा टायरिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूसिंग रहता है बच्चे के लिए। तो आगे भी उनको साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी। हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सके प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर इन रेगुलर टच विद दोज किड्स। बाकी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट से भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जो डिपार्टमेंट्स चाइल्ड वेलफेयर में काम करते हैं या सोशल सर्विसेज में जो CBOs NGOs भी काम करते हैं, वो भी इनसे कनेक्ट करें। और क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, लगातार इनको
मेंटल एड काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिससे वो इस चीज़ से बाहर आ पाएँ। और जो लोग अपनी ज़िंदगी अभी ठीक से जी रहे हैं, उन्हीं की तरह ये भी अपने उन मेंटल स्कार्स को कहीं दबाएं ना, क्योंकि अगर वो उसको सप्रेस करेंगे तो कभी ना कभी वो बाहर आएगा और बहुत ही अनहेल्दी तरीके से आएगा। तो एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन लेकिन एक पीसफुल प्रोसेस के द्वारा इनकी काउंसलिंग की जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे भी, जितने गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, CBOs, NGOs जो इनके बारे में काम करते हैं। और भी अगर कोई बच्चे हैं, और वो मेरी अपील है अगर दोबारा से कि अगर ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ इन सालों में, उस जगह पे, इससे पहले जब कभी भी, तो प्लीज़ हमारे सामने आएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जस्टिस दिलाने की, और आपकी आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं करेंगे। आप जो अब अपना जीवन जी रहे हैं उस पर हम नहीं इम्पैक्ट आने देंगे। कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि जो हुआ सो हुआ, और अब लेकिन हम नई ज़िंदगी शुरू हमने कर ली है, हमारी खुद की फैमिली है, बच्चे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम नहीं लाना चाहते। लेकिन अगर कहीं भी आपके दिमाग में है कि आपके साथ गलत हुआ है और आप जस्टिस की मांग करते हैं, तो प्लीज़ हमारे पास आइए और हम जितना हो सके आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। सर, इतना सालों से हो रहा है, तो स्कूल अथॉरिटी का मतलब क्या इसमें कोई स्कूल से कुछ ये नहीं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने अथॉरिटी से भी बात की। जितना हमारे सामने आया है, ये चीज़ अभी जाके फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की गई है। बेशक पहले से ये चीज़ें हो रही हैं ना ही, लेकिन इतना डर का माहौल उस जगह था कि अब जैसे कुछ लोग हैं हमारे पास, जो अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है अब तक, उसमें कुछ बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट्स भी किए। 4 सुसाइड अटैम्प्ट्स ऐसे हैं जो रिपोर्टेड हैं अभी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आए, कि टोटल 4 सुसाइड अटैम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन ये वो वाली बातें हैं कि उसी जगह रह गई, ना किसी ने बाहर बताई, और अगर पेरेंट्स को भी रिवील किया, पेरेंट्स ने भी स्कूल अथॉरिटीज़ से बात नहीं की, क्योंकि मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, ये गलत है। जो गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, इतनी अवेयरनेस की ये उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है, ये है ही नहीं। और अगर ये है भी तो इससे डील कैसे करना है, इसकी नॉलेज भी जो हमें पता लगा पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कि इसकी नॉलेज भी ठीक तरीके से, ढंग तरीके से ना पेरेंट्स के पास है, ना उनके आसपास जा किसी से उन्होंने बात की उनके पास है। तो स्कूल अथॉरिटीज़ का भी यही कहना है, और हमने भी इन्वेस्टिगेशन में यही माना है कि ये बात इन बच्चों और जो अक्यूज़ है उनके अलावा बाहर कभी गई नहीं, और अगर गई तो पेरेंट्स तक थोड़ी बहुत बात गई, तो वो बाहर आई नहीं। सर, आउट ऑफ 21 में से कोई तो ऐसे तो होता होगा कि उधर से पास आउट होकर निकल के कोई किसी का फैमिली वाला भी होता, कोई ऐसे इसमें ऐसे कोई ऐसे वाला फैमिली वाला भी होता होगा शायद, वो वाला भी आगे निकल? बिल्कुल है। 21 में मैं आपको यही क्योंकि बता रहा हूँ कि हमारे जो विक्टिम्स हैं वो 6 से लेके 14 साल की उम्र में, तो कई लोग तो वो स्कूल छोड़ चुके हैं, कई लोग 19-20 साल के हैं जो हमें पता लगा है। लेकिन उन विक्टिम से अभी भी बातचीत चल रही है कि आप आके स्टेटमेंट्स देना चाहें, तो जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो डेफिनेटली सिर्फ उस स्कूल के बच्चे नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा तो एट दिस पॉइंट इन टाइम उस हॉस्टल में सिर्फ 8 बच्चे हैं। इनिशियली वहाँ 30-40 बच्चे हुआ करते थे कुछ साल पहले, तो ऐसे कई बच्चे होंगे जो अब उस हॉस्टल में नहीं, जो पास आउट कर चुके हैं वहाँ से और अब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी इसके विक्टिम्स हैं। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि इसमें 21 बच्चे थे सर, जैसे कि हॉस्टल वार्डन का तो नाम आया है सर, तो उसके बाद जब आपने जांच किया तो सिर्फ हॉस्टल वार्डन नहीं है, कोई और इन्वॉल्व नहीं है कोई स्कूल में? नहीं जी, उसके अंदर बहुत ही टाइम से हॉस्टल वार्डन का ही जो मैलिफाइड इंटेंट है वो सामने आया है, कि साल दर साल जो नए बच्चे आते थे, शुरुआत भी ऐसे नहीं होती थी, शुरुआत में उनको डिसिप्लिन करने के लिए इस तरीके से बहाने से उनको थोड़ा कुछ पनिशमेंट किया जाता था, फिर उनको
काउंसलिंग के बहाने कि आप रूम में आओ और बात करेंगे, और इस तरीके से किया जाता था। फिर उनको अपने प्राइवेट रूम में ले जाके ये सब चीज़ें होती थी। दिन में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। टाइम का भी कोई फैक्टर नहीं है। जो इंसिडेंट्स हमारे सामने आए हैं वो दिन के भी इंसिडेंट्स हैं, रात के भी इंसिडेंट्स हैं, बट इसमें जो इंसिडेंट्स किए गए हैं उनमें यही एक अक्यूज है। सर, जो एक्यूज को जो पकड़ा है उसका मेंटल स्थिति कैसा है? क्या वो मानसिक मतलब जैसे कुछ बीमार है क्या? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। उनका भी मेडिकल हमने करवाया है और उनकी भी काउंसलिंग हमने कराई है, लेकिन इस तरीके का कोई भी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आया है जो ये बताए कि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी में कोई इशू है या उनकी मानसिक हालत थोड़ी ख़राब है। बिल्कुल, ही इज़ अ नॉर्मल इंडिविजुअल, एज नॉर्मल एज एनीवन कैन बी। He is just an individual who has been involved in so many crimes, so he is a criminal, that's all. उनके अंदर deprivation है ज़रूर, बच्चों को लेके कुछ फैंटेसीज़ हैं ज़रूर, लेकिन मेडिकल टर्म्स में ऐसा कुछ है कि उनको कुछ मेंटल कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, ये सर दोनों बेल पे है एक। सॉरी, बेल आप बताया था ना, एक्यूज और they are on bail, both on bail, yes. सर, इंस्टीट्यूट का जो प्रिंसिपल हेड है उनका एक्नॉलेजमेंट था या उनसे कुछ आप लोगों ने बात किया? जितने भी इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी हमारी सबसे बातचीत हुई है, और बहुत इजी था उन लोगों को भी इस केस में इन्वॉल्व करना, क्योंकि ये मानना बड़ा मुश्किल है कि इतने साल से ये चीज़ें चल रही हैं लेकिन उनकी नॉलेज में नहीं था। हमारे दिमाग में भी ये ख्याल बहुत बार ही आया है, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया हमारे पास इन पूरे 8-9 महीनों में जो ये कहीं से भी प्रूव कर सके कि किसी और अथॉरिटी का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी काम करते हैं उनका कुछ भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं। सारे ही मैम अंडर एज हैं अभी भी मैम। कुछ विक्टिम, हाँ, ऐसे विक्टिम्स हैं जो हमें पता चले हैं, मैं बता रहा हूँ मैम, ऐसे विक्टिम्स हैं 19-20 साल के, 21 साल के जो ओवर एज मतलब जो अडल्ट्स हैं, ऐसे बच्चों के बारे में भी हमें पता चला है इन्हीं बच्चों से कि हमारे सीनियर थे। ये इन बच्चों की उम्र तो 6 साल से लेकर 14 साल तक है, बट इन्हीं से पता चला है कि हमारे सीनियर थे, 3 साल सीनियर थे, 4 साल सीनियर थे। हमने देखा उनके साथ भी ये होते हुए, तो क्योंकि इन्होंने देखा और इनको किसी ने नॉलेज नहीं दी कि ये गलत हो रहा है, तो इनके साथ भी जब हुआ तो ये समझ नहीं पाए कि गलत हुआ है। बट अब जब इन्हें धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये गलत हुआ है और इसलिए तो ये रिवील करते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था, उनके साथ भी ऐसा। बट जब तक वो विक्टिम्स खुद हमने उनको रीच आउट किया, हमने बात भी की है, बट वही है कि अभी न्यू फैमिलीज़ हैं, रन कर रहे हैं, तो आना थोड़ा मुश्किल है। ऐसी विक्टिम्स, तो उन विक्टिम्स की मैं बात कर रहा था कि कई विक्टिम्स हैं जो पास आउट कर चुके हैं इन स्कूल से और अब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे भी कई सारे विक्टिम्स हैं। बट अभी जो विक्टिम्स हमारे पास हैं, जो इसमें जिस केस में जो इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे हमारे अभी अंडर एज हैं। सर, हम थोड़ा एक्यूज के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। वो कब से वहाँ पे पोस्टिंग हुआ था और आप लोग क्योंकि उनको थोड़ा इंट्रोगेशन किया होगा, तो उन्होंने क्या अभी माना है कि कितना कुछ घटना किया होगा? देखिए, 2014 से वो वहाँ पे पोस्टेड हैं और 2022 तक वो पोस्टेड रहे हैं, जिसके बाद ये सब कार्रवाई हुई है। और जो ओनली प्ली वो ले रहे हैं, मतलब देखिए एसआईटी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। हम लोग एडवांस इंटरोगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। हम लोग ना ही कुछ फिजिकल असॉल्ट करते हैं, ना ही उनसे कुछ उस तरीके से पेश आते हैं किसी भी अक्यूज से। आप तो हमारे साथ अब इतने टाइम से आपको पता ही है कि हमारा कोई भी अक्यूज कभी भी आके कहीं भी ये नहीं बोलता कि हमारे साथ मारपीट हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। हम एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमारे पास जो एविडेंसेस आते हैं उसके सामने अक्यूज़ को रख के उनसे बातचीत की जाती है। तो जितने हमारे एविडेंसेस है एक के बाद एक आते गए, हम उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन उनसे कराते गए। इन द फेस ऑफ इनसरमाउंटेबल एविडेंस ऑल्सो ही इज सेइंग कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो था ही नहीं, मैं तो उस टाइम पे था ही नहीं, जबकि वो पूरे टाइम वहीं थे। अटेंडेंस रजिस्टर होता है,
उनका लीव रजिस्टर होता है कि कौन कब लीव पे है। अब कई सारे इंस्टेंसेस में बोल रहे हैं कि मैं तो छुट्टी पे था, बट वो क्रॉस वेरीफाई हो गया इजीली कि वो नहीं थे। कई जगह बोला कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था किसी काम से, लेकिन नहीं, वो वहीं पर ही थे। उनका रिकॉर्ड बोलता है, उनका अटेंडेंस मार्क्ड है वहाँ पे। उसके अलावा कई जगह ऐसी हैं जहाँ वो बोलते हैं कि ये बच्चे को तो मैंने कभी सुपरवाइज ही नहीं किया, लेकिन जिस टाइम पे वो हॉस्टल वार्डन है उसी टाइम पे वो बच्चा उस हॉस्टल में रह रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जिसको हमने पॉइंट बाय पॉइंट अपनी चार्जशीट में हमने काउंटर किया, जिसकी वजह से ही कोर्ट ने हमारी चार्जशीट को माना है, उन्होंने हमारी चार्जशीट को रिस्पेक्ट किया है, और जो चार्जेस हमने चार्जशीट में लगाए थे उन सभी चार्जेस को कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। मैडम, हम पूछना चाहेंगे कि आप केस को थोड़ा लीक कर रहे हैं, तो अभी जैसे कि आपने बताया कि वो एक बेल में है जो एक्यूज है, तो आपको क्या लगता है, मतलब इतना घिनौना हरकत करने के बाद भी वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि हम इतना गलती किया हुआ है, अभी बेल पे रिहा, मतलब आसमान का नीचे आ गया, तो अभी वो फिर भी ऐसे कुछ कर सकते हैं? नहीं, जैसे सर इस ट्रॉमा बनेगा उसमें। नहीं, आई थिंक जैसे सर हैज राइटली सेड, ही इज मतलब उसका कोई, ही इज नॉट अ मेंटली डिस्टर्ब पर्सन, ही इज जस्ट अ क्रिमिनल। तो उस पर आप व्हाट एग्जैक्टली, मतलब वो आसमान का नीचे अभी आ गया तो बेल में, तो अभी भी तो कर सकते हैं ऐसे बाहर में जाके, होपफुली नॉट, क्योंकि उसको तो क्योंकि क्रेज होता होगा कि वो छोटा बच्चा को ही वो ऐसे करने के लिए सोचते हैं, तो अभी भी तो शायद हमारे तरफ से तो उसका बेल को तो ऑपोजिशन हुआ था, हमारा जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर था, बट कोर्ट ने उसको बेल दे दिया है सिंस आवर इन्वेस्टिगेशन वाज आल्सो कंप्लीटेड। तो मैम, अभी जो अक्यूज है, आपको तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कॉपरेट कर रहे हैं, या जो बेल उनको दिया गया है जो मेडिकल ग्राउंड में, तो कितना टाइम तक उनका पास रहेगा कि मेडिकल ग्राउंड में बाहर रहेगा, या फिर आपको दोबारा our investigation has been completed, मैडम। जैसे कंप्लीट रहने से सर, इस अगर औरत के केस जो पोक्सो के अंदर है एंड 21 नंबर्स जो कि अंडर एज वाले उनका तरफ से ये कंप्लेंट है, माना है, तो वाई अभी तक बाहर है, और कानून इस तरह का इतना बड़ा केसेस को कैसे उसको ये मेडिकल ग्राउंड के कारण उसको बाहर रखा दिया गया है, ऐसा क्यों सजा देने का कोई नजर नहीं आया? देखिए मैम, इसमें बात यह है कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर उनको बेल दिया गया है, कोर्ट ने ये अपने जुडिशल माइंड में, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ने ये डिसाइड किया है कि इस ग्राउंड पे उनको बेल मिलना चाहिए, सो वी विल रिस्पेक्ट दैट, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि अब वो जब बाहर हैं तो वो इस तरीके की चीज़ें ना करें, जैसे आपने भी कहा है, तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टेंट वॉच उनके ऊपर है। हम अपनी तरफ से भी उन पे सर्वेलेंस रख रहे हैं, और जिस जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ लोकल पीएस में भी हम इन्फॉर्म करके रख रहे हैं कि ये आपके यहाँ पे आ रहे हैं, तो अगर किसी तरीके का एक्टिविटी उनका ऐसा हो जो उनकी बेल कंडीशंस को वायलेट करे, तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम उनको दोबारा रीअरेस्ट कर सकते हैं और उनको दोबारा डाल सकते हैं। बट मैम, इसमें जो हमारा व्यू है वो ये है कि बेल देना ना देना, जेल में रखना, ये तो कोर्ट के ऊपर है। हमारा व्यू ये है कि हम इसकी ट्रायल जल्दी करवाएं, क्योंकि मैम एक बार ट्रायल हो जाएगा, फिर सज़ा हो जाएगी, तो फिर तो इसके बाहर आने के चांसेस नहीं हैं। फिर तो कुछ मेडिकल इमरजेंसी अंदर कुछ हो जाए या कोई और फैमिली ग्राउंड हो जाए तो कुछ टाइम के लिए बाहर आ सकता है, फिर दोबारा अंदर जाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को सोसाइटी से थोड़ा अलग रखा जाए, इनकार्सरेशन में रखा जाए, वही हमारे लिए है। तो हम मैम बेल पे ज़्यादा ना जाके, अगर ये बेल कंडीशन वायलेट करें तो दोबारा से हम इनको अरेस्ट करेंगे, उस पर हमारा व्यू है स्ट्रॉन्ग। लेकिन उससे ज़्यादा हम ये चाह रहे हैं कि जितनी हो जल्दी हो सके ट्रायल कमेंस हो, और डे टू डे बेसिस पे ट्रायल कंप्लीट किया जाए। हमारी तरफ से जितने भी विटनेसेस हैं, वी आर रेडी कि जितने विटनेसेस हैं जब बुलाएंगे हम सब विटनेसेस को एस्कॉर्ट करके भी ले आएंगे। अगर वो खुद आने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे दूर से आ रहे हैं तो आने में भी इशू होगा, या कुछ डर भी कईयों को लगता है कि ये इस केस के लिए आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बीच में हमें इन्फ्लुएंस ना हो, तो वी विल गो ऑल द वे आउट। मतलब जो भी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए, उनको व्हीकल्स का रिक्वायरमेंट चाहिए, प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट चाहिए, वहाँ से आने में हम सब करवाएंगे। बट ट्रायल जल्दी कंडक्ट हो, हम मैम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। सर, आपने वो 13 बोल के एक आदमी का नाम दिया था जिसको ऑलरेडी आपने अरेस्ट किया हुआ है, उसका क्या गुनाह है? उसका गुनाह ये था कि जब ये अक्यूज्ड हैं, ये जब भाग रहे थे, इनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, तो उन्होंने इनको हार्बर किया था एज अ क्रिमिनल और इनको अरेस्ट होने से बचाया था। तो वो उनका ऑफेंस है जिसके लिए हमने उनको, जो भी क्रिमिनल की हेल्प करेगा वो एक क्रिमिनल है,
तो उसी के लिए हमने उनको उस पे चार्जशीट में उनको एज अक्यूज बनाया था और कोर्ट ने भी वो चार्ज अपहेल्ड किया। सर वो एक्यूज का रिलेटिव है क्या फ्रेंड? वो अक्यूज के रिलेटिव है। हाँ जी। सर लास्टली मेरा सवाल सीधे कोर्ट पे लॉ पे जाते हैं आप लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं कि आप लोग ने रेप केस वगैरह या कोई भी ऐसे पोक्सो केस को पकड़ा होगा, आप लोग ने सॉल्व किया होगा, पर हमेशा फिर जो अक्यूज रहता है उनको कुछ समय तक ही जेल रहते हैं, फिर उसको कुछ ना कुछ करके बेल आउट कर देते हैं। तो इसमें आप लोग का जो इतना लंबा मेहनत रहता है तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं, तो ऐसे इस तरह से किस तरह का काम करेंगे और कैसे हम लोग ट्रस्ट देखते हैं? आपका सवाल मैम बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम मैम अपनी मेहनत को जो बेंचमार्क है, हम मैम जनरली एसआईटी खासकर अरेस्ट पे नहीं बेंचमार्क रखता, ना ही चार्जशीट पे बेंचमार्क रखता, ना ही चार्ज फ्रेमिंग पे बेंचमार्क रखता है। हम अपनी सक्सेस का या मेहनत का बेंचमार्क सिर्फ रखते हैं अक्यूज्ड के कन्विक्शन पे, कि एक बार अरेस्ट कर लिया चलो ठीक है, चार्जशीट कर ली ठीक है, चार्ज फ्रेम हो गए ठीक है, लेकिन हमारा मेहनत सही है गलत है, हमने काम ठीक किया है नहीं किया है, उसका जो बेंचमार्क है मैम हमारे लिए वो कन्विक्शन ही है। उससे पहले जो भी कुछ हुआ है वो तो एक प्रोसेस है, दैट इज़ आवर थॉट इन एसआईटी। तो ये बात ठीक है मैम कि अगर वो बेल पे आ जाते हैं तो हमारी भी थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है और सोसाइटी एट लार्ज भी इसको ठीक से नहीं देखता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको यही लगता है कि अरेस्ट हुआ, इतने टाइम अंदर और अब बाहर आ गया एकदम से तो केस फेल हो गया है या केस में कुछ नहीं हुआ है। बट मैं इस आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि केस बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में है और एक बार ट्रायल जल्दी से कमेंस हो, कंप्लीट हो और कन्विक्शन हो, हमारा एम वही रहेगा। तो उसके बाद फिर उनके जेल से बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो विदाउट कमेंटिंग मच अपॉन द लॉ एंड द कोर्ट प्रोसीजर, हमारा एम ये रहता है कि मैम हम अपना काम ठीक करें और बाकी जो भी एजेंसीज़ हैं वो जहाँ तक हो सके हमारी हेल्प करती हैं। बट हम अगर अपना काम ठीक करेंगे तो जो इन्वेस्टिगेटिव लैप्सेस है वो नहीं होंगे और कोर्ट को भी इजी रहेगा कन्विक्शन देने में। तो हम मैम उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। स्कूल का नाम क्या था? कारो रेसिडेंशियल स्कूल। कारो रेसिडेंशियल। सर जैसे कि एक स्कूल में ऐसे घिनौना घटना हुआ और बाकी हम लोग का स्टेट में कहीं भी ऐसे हो सकता है, तो आप ऐसा की टीम से क्या रिक्वेस्ट रहेंगे उनका खास करके किड्स अवेयरनेस के लिए? बिल्कुल हमारी तरफ से भी यही मैसेज जाता रहा और अब भी आज भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और उनके द्वारा उनके ओसी से कि स्कूल्स में और बाकी जितने भी हमारे चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं या सोशल वेलफेयर सीबीओज एनजीओज हैं कि इस तरीके का अवेयरनेस की, ये जैसे मैंने पहले भी बोला गुड टच बैड टच क्या होता है, और अगर किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, देखिए मॉरल कंपस हम सभी का बड़ा स्ट्रांग रहता है और बच्चों को भी अगर उनके साथ अगर ज़्यादा छोटी उम्र है तो शायद नहीं पता हो, लेकिन थोड़ी सी जब उनको समझ आने लग जाती है तो पता लग जाता है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, मतलब उनको खुद से ही पता रहता है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पेरेंट्स को ये चीज़ अवेयरनेस हो कि अगर ऐसी कोई चीज़ उनके बच्चे के साथ हो रही है तो वो बच्चे में कॉन्फिडेंस जनरेट करें कि बेटा या बेटी तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बताओ और उसको सहो मत और बताओ, और जैसे उनको पता चले तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या आके बताएं। ये भी बड़े मुश्किल से रिपोर्ट हुआ, क्योंकि ये भी रिपोर्ट इसलिए हुआ क्योंकि बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट तो हुआ ही, लेकिन उनके साथ फिजिकल असॉल्ट भी हुआ था, कुछ ना कुछ मैन हैंडलिंग हुआ था, तो ये चीज़ फिर भी रिपोर्ट हो गया। अगर क्या पता अगर सिर्फ उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट टाइप हो रहा होता तो और फिजिकल मैन हैंडलिंग नहीं हो रही होती तो क्या पता ये चीज़ सामने आती भी या नहीं आती या लेट आती, मतलब वी नेवर नो। तो बाकी स्कूल्स में भी जो रेजिडेंशियल स्कूल्स में होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि बच्चा पूरे टाइम वहीं रहता है, बट रेजिडेंशियल स्कूल्स हो चाहे डे बोर्डिंग हो, सेक्सुअल असॉल्ट एक बच्चे के साथ होना जो बिल्कुल ही डिफेंसलेस है कहीं भी हो सकता है। और सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात ना करें, पब्लिक प्लेसेस की बात करें, कहीं भी हो सकता है। बट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो एक हॉस्टल में रहने तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहती है पूरे टाइम वहाँ पे रहते। तो हमारा यही अपील है कि मेरे एसपी से भी और डिपार्टमेंट से भी और पब्लिक एट लार्ज से भी कि आप भी पेरेंट्स हैं,
आपके भी बच्चे हैं या आपके कई रिलेटिव्स होंगे जिनके बच्चे हैं, आप खुद पोजीशंस ऑफ पावर में होंगे, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए काम कर रहे होंगे, कुछ एनजीओ सीबीओस के लिए काम कर रहे होंगे, प्लीज़ आप भी अपनी तरफ से स्कूल्स में जाइए, इस तरह की अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। हमारी तरफ से जो कुछ आपको असिस्टेंस चाहिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, हम आउट ऑफ द वे जाके आपको असिस्ट करेंगे। आपको चाहे कोई प्रोग्राम चाहिए, प्लान चाहिए, हमारी मैन पावर की हेल्प चाहिए, वेहिकुलर हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, वी विल गो ऑल आउट। आप इसी तरीके का अवेयरनेस बच्चों में और पेरेंट्स में प्लीज़ स्प्रेड कीजिए, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, टीचर्स में, उनके मैनेजरियल रोल्स में जो भी ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं, चाहे प्रिंसिपल्स हों, चाहे प्रॉक्टर्स हों, जितने भी लोग हों, उन पे भी ये अवेयरनेस दीजिए कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट करें, सामने आएँ। कहने की बात है कि अभी यहाँ पता नहीं है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में 21 पॉक्सो एक सेक्शन है जो ये भी कहता है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि ऐसा बच्चों के साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और आप अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते तो आप भी एक्शन के लिए लायबल हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर ये चीज़ पता लग जाती है कि ऐसा किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और वो इन्फॉर्मेशन वो व्यक्ति पुलिस से शेयर नहीं करता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से शेयर नहीं करता है, और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता लग जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास पहले से है, तो वो व्यक्ति भी क्रिमिनल एक्शन के लिए लायबल है। ऐसा एक्ट में ही दिया गया है। तो चाहे आप बच्चों की हेल्प करना चाहें उस इंटेंट से आएँ, या आप अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी बचाना चाहे उस इंटेंट से आएँ, जिस भी इंटेंट से आना चाहें आप, लेकिन आए ज़रूर, क्योंकि हमारा एम ये है कि आपसे ज़्यादा लेना देना नहीं, हमारा एम है कि वो इन्फॉर्मेशन हम तक आए ताकि हम उस पर जो भी हमारे विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस दिला सकें। थैंक यू सो मच।